Dear students, welcome to GCU Learning Management System. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 में से है और चैप्टर नंबर 4 में से आज हमने स्टार्ट करने हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स में आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और उसके बाद क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और लास्ट में हम क्रिस्टल सिस्टम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? Solids are the substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. डेफिनेट शेप भी होगी, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा और ये हार्ड भी होंगे, इसलिए इनको सॉलिड्स कहेंगे। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। एक सॉलिड होते हैं हमारे पास जो हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं अमार्फस सॉलिड्स। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। अमार्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट तो होती है लेकिन रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, अमार्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। सूडो सॉलिड्स में अरेंजमेंट होती है लेकिन रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है फिर ये 4 तरह के हैं ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: आयोनिक सॉलिड्स, कवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। एक दूसरी क्लासिफिकेशन है इनकी रिजिडिटी की बेस पे, उसमें ये 2 तरह के हैं, एक है मैलेबल और दूसरे होते हैं ब्रिटल सॉलिड्स। मैलेबल जैसे मेटल्स होती हैं, मैलेबल और डक्टाइल, यानी मैलेबल का मतलब होता है दे कैन बी स्प्रेड इनटू शीट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स की, एक ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा रिजिडिटी। आप जो अमार्फस सॉलिड्स हैं इनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट तो नहीं होती लेकिन अरेंजमेंट होती है, और वो जो अरेंजमेंट वाले एरियाज होते हैं अमार्फस सॉलिड्स में उन एरियाज को हम कहते हैं क्रिस्टालाइट्स। अमार्फस सॉलिड्स में वो एरियाज जहां पर अरेंजमेंट होती है उनको हम कहते हैं क्रिस्टालाइट्स हैं। ये याद रखिएगा, क्रिस्टालाइन सॉलिड जो है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमार्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती है। दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, जैसा कि ग्लास है, जैसा कि प्लास्टिक है, वुड है, बटर है, पॉलीमर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अमार्फस सॉलिड्स की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहले तो है डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट शेप। कोई भी क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें जो डिफरेंट फेसेस होंगे वो एक खास एंगल्स पे होंगे, उनको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। मींस जो हमारे पास डिफरेंट फेसेस हैं उनके दरमियान वाले एंगल, जहां पर फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, और ये हर क्रिस्टल के एंगल्स और फेसेस डिफरेंट होते हैं, यही क्रिस्टल्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। नंबर 2 पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज क्या होता है? दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल बाय अप्लाइंग प्रेशर, और जिस डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं उस डायरेक्शन को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। मींस क्रिस्टल का ब्रेक होना क्लीवेज है, और फिर जिस डायरेक्शन में ब्रेक होती है उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अब जो क्लीवेज प्लेन है ये एक अनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, यानी ये डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है अनिसोट्रॉपी। अनिसोट्रॉपी क्या है? द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी विच चेंज विद द डायरेक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के चेंज करने से चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अनिसोट्रॉपी। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो अनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है उसकी एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जैसा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है इसमें पैरेलल टू द लेयर तो करंट गुजर जाता है लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर करंट फ्लो नहीं करता।
इट मीन्स डायरेक्शन के चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बदल गई है। पैरेलल टू द लेयर तो कंडक्टर है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर कंडक्टर नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं ये अनीसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं अनीसोट्रॉपी। जैसा कि डायमंड है, डायमंड को आप जिस तरफ से भी देखेंगे उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसके डिफरेंट कलर नजर आएंगे। तो डायरेक्शन के चेंज होने से, क्योंकि कलर चेंज गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड है वो भी एक अनीसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री है कि जब आप किसी भी क्रिस्टल को रोटेट करते हैं 360 डिग्री पर, अगर वही एंगल, वही फेस और वही एज वापस आ जाए तो हम कहते हैं दिस क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल, दिस फिनोमिना इज सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जैसा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो किसी भी क्रिस्टल को जब 360 डिग्री पर घुमाया जाता है तो उसका वही फेस, वही एंगल, वही एज अगर रिपीट हो जाए तो हम इस फिनोमिना को सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। याद रखिएगा, अगर आप कंडीशन चेंज कर देंगे तो शेप ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जब क्रिस्टल को ग्रो कर रहे होते हैं तो कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। कंडीशन चेंज करने से, इंप्योरिटीज ऐड करने से जो क्रिस्टल की हैबिट है, जो क्रिस्टल की शेप है वो बदल जाती है। जैसा कि NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है, जो क्रिस्टल होती है वो क्यूबिक होती है, लेकिन अगर आप इसमें 10% यूरिया का सोल्यूशन ऐड कर दें तो इसकी क्रिस्टल जो ग्रो होगी वो बजाय क्यूबिक होने के वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स ग्रो हो जाएंगी। यानी इम्प्योरिटीज ऐड करने से और कंडीशन चेंज करने से, जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन में होता है, अगर आप रैपिड कूलिंग कर दें स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनेंगी, अगर आप स्लो कूलिंग करें बिगर साइज क्रिस्टल्स बनेंगी, तो मॉडरेट कूलिंग से ही हमारे पास वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बनती हैं। इसी तरह अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तब भी जो क्रिस्टल है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी हैबिट बदल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन शेप, सेम शेप। It is the phenomena in which two different substances exist in same shape, in same crystalline form. Isomorphism, same morphology, same shape, mean two different compounds have same shape. और वो जो दोनों कंपाउंड होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनको हम कहेंगे दीज आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। अब सेम शेप होने के लिए उनमें एटॉमिक रेशियो सेम आनी चाहिए। जैसा कि देखें, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 1 1 3। कैल्शियम कार्बोनेट में भी कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो चूंकि दोनों में रेडियस रेशियो सेम है, दोनों में एटॉमिक रेशियो सेम है, इसका मतलब है दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होगी। सेम आप K2SO4 में और K2CrO4 में भी देख लें, 2 1 4, 2 पोटेशियम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 2 1 4। यहाँ पर भी 2 1 4 है, तो दोनों की जो शेप है वो सेम आएगी, ऑर्थोरोम्बिक। आप जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट में देख लें, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख लें, जब रेडियस रेशियो सेम आ रही है तो इनकी शेप भी सेम आएगी। याद रखिएगा, ये जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव ओनली सेम शेप। एक और अहम बात कि बाद दफा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर रेडियस रेशियो सेम हो लेकिन शेप सेम ना आए, फिर वो आइसोमॉर्फ नहीं होंगे। आइसोमॉर्फ तभी होंगे अगर रेडियस रेशियो सेम है और साथ शेप भी उनकी सेम है, तो हम उनको कहेंगे ये आइसोमॉर्फ्स है। यानी रेडियस रेशियो सेम होने के साथ शेप का सेम होना ये ज़रूरी नहीं है हर क्रिस्टल के लिए। जिनमें होगी उनको हम कहेंगे ये आइसोमॉर्फ्स हैं। पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म में एक ही कंपाउंड की ज्यादा शेप्स होती हैं, ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। द सब्सटेंसेस which exist in more than one crystalline forms are called polymorphs, और फिनोमिना को पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसा कि देखें, AgNO3 है, ये रोम्बोहीड्रल भी है, आर्थोरोम्बिक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ट्राइगोनल भी है, ऑर्थोरोम्बिक भी है। अब देखिए, है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही, लेकिन शेप्स दो डिफरेंट क्यों हैं? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स।
जो क्रिस्टल होती है उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं, जैसे इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो अरेंजमेंट के चेंज होने से शेप भी बदल जाएगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही कंपाउंड की ज्यादा शेप्स हैं। क्यों ज्यादा शेप्स हैं? क्योंकि उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। अब अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी क्योंकि एटम सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो पॉलीमॉर्फ्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। शेप्स डिफरेंट होने की वजह डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड के लिए है, एलोट्रॉपी एलिमेंट्स के लिए है। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड्स की ज्यादा शेप्स होती हैं, जबकि एलोट्रॉपी में एलिमेंट्स की ज्यादा फॉर्म होती हैं। इसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, वो फॉर्म्स एलोट्रॉप्स होती हैं। कंपाउंड होगा तो वो पॉलीमॉर्फ्स होंगी। अब यहाँ पर भी ये ऐसा क्यों है? डिफरेंट एलिमेंट जो है उनकी डिफरेंट शेप्स क्यों हैं? ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसा देखें, कार्बन है, क्यूबिक भी हो सकता है जैसा कि डायमंड में है, और हेक्सागोनल भी हो सकता है जैसा कि ग्रेफाइट में है। सल्फर रोम्बिक भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी हो सकता है। वजह क्या है डिफरेंट शेप्स की? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सेम आएंगी। क्यों? दोनों ही कार्बन है, दोनों ही सल्फर है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। तो एलोट्रॉप्स और पोलीमॉर्फ्स दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, एक एलिमेंट के लिए, दूसरी कंपाउंड के लिए। दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और फिर दोनों में वजह क्या है डिफरेंट शेप्स की? वजह है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लास्ट में है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपस में को एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम। यानी ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर दोनों फॉर्म्स मौजूद होती हैं। इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसा कि ग्रे टेन और वाइट टेन, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रे टेन और वाइट टेन दोनों मौजूद होते हैं। अगर 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर कर दें तो वाइट टेन होगा, कम करेंगे तो ग्रे टेन होगा। लेकिन ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों फॉर्म्स मौजूद होती हैं, यानी ये आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं। इसी तरह देखें, सल्फर रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मोनोक्लिनिक, कम रखेंगे तो रोम्बिक। इस टेम्परेचर पर दोनों मौजूद होंगी। याद रखिएगा, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये मेल्टिंग टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। यानी क्रिस्टल मेल्ट नहीं करनी चाहिए। अगर मेल्ट करेगी तो वो क्रिस्टल ही नहीं रहेगी। क्रिस्टल नहीं रहेगी तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसा? तो ये क्रिस्टल में रहते हुए एक शेप दूसरी शेप के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटस। क्रिस्टल लैटिस है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स representing atom, ion or molecule of a crystal arranged at different sides in three dimensional shape। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें एरे ऑफ पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स। यानी अगर हम क्रिस्टल देखें तो ये जो हमारे पास ये रेड और ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। और यहाँ पर क्या होते हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी के लिए, हम यहाँ पर बजाय कि हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल शो करें, हम यहाँ पर पॉइंट्स शो कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स, और इनकी थ्री डायमेंशनल ये जो अरेंजमेंट हुई हुई है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सेल। Unit cell is the basic unit, is the smallest part of the crystal lattice, which shows all the properties, all the characteristic features of the entire crystal। जैसा कि हमारे पास जो वॉल है उसका यूनिट सेल होता है वो ब्रिक होता है। इसी तरह ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं, क्रिस्टल्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो यूनिट सेल होता है। एक यूनिट सेल क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। यानी अगर हम यूनिट सेल्स को इकट्ठे करते जाएं तो हमारे पास एक क्रिस्टल बन जाती है, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। जैसा कि ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल, ये देखें, सारे क्यूबिक यूनिट सेल आपस में मिलते जाएंगे तो हमारे पास एक क्रिस्टल डेवलप हो जाएगी। ये यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ये पार्ट है किसी भी क्रिस्टल का। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, हमारे पास जो 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, उसमें लेंथ ऑफ देयर एज है, फेसेस है, एबीसी फेस है 3, और 3 ही एंगल है, अल्फा, बीटा, गैमा। ये टोटल मिला के 6 हैं।
इनको यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास फेस या एज ए है, ये भी ए है, ये वाला भी ए है, इसी तरह ये भी ए है। जो एक्स एक्सिस के साथ एज या फेस हैं वो ए हैं, ये वाले एज ए, और ये जो वाई एक्सिस के साथ एज हैं ये बी हैं, और जो जी एक्सिस के साथ हैं वो सी हैं। तो इसमें किसी भी क्रिस्टल में 3 एज होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं। जो ए और बी एज है उनके दरमियान गैमा, बी और सी के दरमियान अल्फा, और सी और ए के दरमियान बीटा। तो 3 एंगल और 3 ही एज टोटल मिला के 6 पैरामीटर्स बनेंगे। ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल डायमेंशंस। अब इनकी बेस पे जो यूनिट सेल डायमेंशंस हैं, यूनिट सेल की बेस पे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, इन्हीं या तो एंगल्स में या एज में। अगर आप क्यूबिक में देखें तो इसमें ए बी सी तीनों एज, ये वाले एज ये सारे, ये एक है, ये और ये वाला जो है ये 2 है, और जो फ्रंट साइड पे हैं ये 3 हो जाएंगे हमारे पास। तो 3 फेज हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों देखें सेम है, और सारे अल्फा बीटा और गैमा, ये वाला एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर किसी क्रिस्टल में सारे फेस एक जैसे हों, इक्वल हों, और एंगल भी सारे 90 के हों, तो वो क्यूबिक है। ये जो फर्स्ट वन है इसको प्रिमिटिव क्यूब कहते हैं, जिसमें दरमियान वाले फेस पे एक एटम पड़ा होता है, इसको बॉडी सेंटर्ड, और जिसमें सारे फेसेस ऑक्यूपाई होते हैं उनको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में ए और बी तो फेज सेम होते हैं, लेकिन सी जो है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। लेकिन सारे एंगल, अगर आप एंगल चेक करें तो सारे के सारे एंगल 90 के हैं। अब इसमें ये वाला एक, ये हमारे पास जो फेज है ये डिफरेंट है सी, ये जो ये ऊपर वाला है और ये जो फ्रंट वाला है ये दोनों एक जैसे हैं। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी फेज एक जैसा नहीं होता, सब की लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन एंगल सारे 90 के होते हैं। जैसा कि आप मैच बॉक्स को देखें, जो मैच बॉक्स है, जो माचिस होती है, उसमें एक फेज वो वाला होता है जहां पर पिक्चर्स बनी होती है फुटबॉल या हॉकी वगैरह जो भी है। एक वो वाला फेस होता है, एज होता है, जिस फेस होता है जिस साइड से हम उसकी तीली निकालते हैं उसमें से, और एक है जिधर तीली जलाते हैं। तो जो तीली जलाने वाला फेस है उसकी लेंथ डिफरेंट है, जो जिधर से निकालते हैं वो डिफरेंट है। और फिर उसके 2 बड़े फेस हैं जहाँ पर वो एक पिक्चर बनी होती है किसी भी, जो उसका फ्रंट वाली साइड होती है जहाँ पर फुटबॉल वगैरह है, और बैक वाली साइड। तो ये जो है मैच बॉक्स की तरह का ही सिस्टम होता है आर्थोरोम्बिक। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए और बी तो सेम होते हैं फेस, लेकिन सी वाला फेस डिफरेंट होता है। यानी अगर आप फ्रंट वाला ये वाला फेस देखें और ये साइड वाला फेस देखें, ये जो फेस हैं ये सेम है, लेकिन ये ऊपर और ये नीचे वाला जो है वो इनसे डिफरेंट है सी। अल्फा और बीटा 90 के होते हैं, लेकिन एक एंगल जो है ये 90 का नहीं होगा, ये गैमा वाला ये 120 का होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा एक। इसी तरह मोनोक्लिनिक सिस्टम में कोई भी फेस बराबर नहीं होता है। ये फ्रंट वाला ये वाला फेस भी डिफरेंट है, ये साइड वाला फेस भी डिफरेंट है, ऊपर वाला भी डिफरेंट है। ना सिर्फ फेस डिफरेंट है, बल्कि इसमें अल्फा और गैमा तो 90 के हैं, बीटा जो है वो 90 का नहीं होता, 120 का भी नहीं होता, 90 का भी नहीं होता। और ट्राइक्लिनिक सिस्टम में ना तो कोई फेस इक्वल होता है और ना ही कोई एंगल 90 का होता है। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अगर आप टेबल देख लें, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये इनको समराइज किया गया है। ये आपने याद करना है कि क्यूबिक में सारे फेसेस और एंगल, सारे फेसेस सेम और एंगल सारे इक्वल और 90 के होते हैं। इसी तरह ट्राइक्लिनिक में, यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में ये मिस हो गया है, ट्राइक्लिनिक में यहाँ पर कुछ भी सिमिलर नहीं होता। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी सिमिलर नहीं होता, सारे एक जैसे नहीं होते, और एंगल जो है वो कोई भी 90 का नहीं होता। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है। इसी तरह से यहाँ से भी देखें, ये बी और सी इक्वल नहीं थे, यहाँ पर भी जहाँ पर ये मिसिंग है वहाँ पर वो साइन जो है वो इक्वल, नॉट इक्वल यहाँ पर इस तरह से आना था। ये वाला मिसिंग है साइन, ये इस तरह से ए बी और सी, यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी ये मिसिंग हो गया है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। अगर आप लास्ट पेज पे टेबल में यहाँ से चेक कर लें, यहाँ पर टेबल में कुछ जो है चीज़ें मिसिंग है, जहाँ पर नॉट इक्वल टू आना था वो यहाँ से मिस हो गया है। ये वाला टेबल यहाँ से चेक कर लें,
तो यहाँ से आप देख लें ये ABC जो हमारे पास मोनोक्लिनिक है उसमें भी देखें कोई बराबर नहीं है। इसी तरह देखें जो हमारे पास ट्राइक्लिनिक है उसमें भी कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल के साइन जो हैं ये मिस हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी नॉट इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी नॉट इक्वल आएगा। यहाँ पर भी नॉट इक्वल है, तो ये आप बुक से भी देख लेंगे और लास्ट जो स्लाइड है वहाँ से भी चेक कर लेंगे, ये नॉट इक्वल है। इसी तरह ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टल सिस्टम्स। आपने ये वाली एग्जांपल चूँकि हमारी बुक में दी हुई हैं, इसलिए आपने ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये सारी याद कर लेनी है कि कौन सा कंपाउंड किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें आयरन आएगा, कॉपर आएगा, NaCl आएगा, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड आएगा। और इसी तरह टेट्रागोनल में टिन ऑक्साइड है और बाकी भी सारी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, याद रखिएगा। हेक्सागोनल में चेक करें, आइस जो है ये हेक्सागोनल क्रिस्टल है, लेकिन हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर ऑफ आइस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो आइस है इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है। तो आइस ये दोनों स्टेट्स में ये क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और हेक्सागोनल में भी होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी क्रिस्टल की शेप जो होती है वो डिपेंड करती है किन कंडीशंस में ग्रो करवाई गई है, या अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड हो जाएँ तब भी उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये वाले जो यहाँ पर मिसिंग है, ये वाले एंगल और फेसेस में, ये आपने लास्ट स्लाइड से चेक कर लेने हैं कौन कौन से हैं, या बुक से चेक कर लें, क्योंकि जहाँ जहाँ ये नॉट इक्वल का साइन है वहाँ से मिस हो गए हैं यहाँ पर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।